नमस्कार दोस्तों, मैं रघुवंशी स्वागत करता हूं आज रविवार के कार्यक्रम में। बड़ी उत्सुकता होती है आप लोगों से मिलने की, आप लोगों से बात करने की पूरे सप्ताह भर। आज का जो हमारा विषय है साथियों, उसके बारे में आपने देख ही लिया होगा, एक शूद्र, तथागत और आज तक। यह एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा विषय है जो कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है, जिसके माध्यम से मैं आज जो हमारे देश में परिस्थितियां हैं उससे जोड़ने का प्रयास करूंगा। बात ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सुबह का समय था। येसुदास के लिए यह अत्यंत ही आश्चर्य का विषय था कि जब वह अपने सरोवर के पास जाता है तो उसमें एक कमल का सुंदर फूल खिला हुआ है। उस असमय खिले हुए कमल के फूल को देख करके येसुदास के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आखिर यह पुष्प कैसे पुष्पित हुआ, कैसे यह इस सरोवर में खिला हुआ है, जबकि इस समय मौसम ही नहीं है कमल के खिलने का। वह आकर के अचंभित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के यह कहानी, यह घटना अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि इधर से रात में बुद्ध गुजरे हैं, और जिस रास्ते से बुद्ध गुजरते हैं सहसा स्वाभाविक रूप से ही वहाँ पर पुष्प पुष्पित हो जाते हैं, पुष्प खिल उठते हैं। येसुदास शूद्र था। शूद्र मतलब निम्न जाति का, जिसे साधारण भाषा में चमार भी कहा जाता है। उसके सरोवर में सिर्फ वही पानी पीता था, बाहरी किसी सरोवर में उसे पानी पीने का कोई हक नहीं था, क्योंकि वह निम्न जाति का था और अंत्यज था। इस प्रकार से जब उसने सोचा कि क्यों न यह पुष्प मैं सम्राट को बेच दूं, राजा को बेच दूं, जिससे मुझे काफ़ी धन प्राप्त हो जाएगा और उस धन से मेरी जीविका आसानी से चल जाएगी। वह प्रसन्न होकर के उस पुष्प को, उस कमल को लेकर के 10 कदम अपने घर से राजा के महल की तरफ बढ़ा ही था कि उसने देखा राजा का रथ स्वर्ण रस्त उगते हुए सूरज की तरह उसके घर की तरफ आ रहा है। उसे ताज्जुब हुआ, राजा आज कैसे इधर आ गए? राजा का रथ आज इधर कैसे आ रहा है? यह तो मेरे लिए विस्मय की बात है। राजा जो कभी इधर देखने के बारे में भी नहीं सोचते हैं, आज इधर कैसे आ रहे हैं? उसने राजा को प्रणाम किया। वह राजा के जूते सिलता था, इसलिए राजा उसको पहचानते थे। राजा ने कहा, सुदास, यह पुष्प मुझे दे दो। इसके बदले में जो चाहो, जितनी चाहो उतनी मुद्राएं, जितना चाहो उतना धन मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। सुदास अचंभित रह गया। उसे सोचा कि 10, 20, 50 रुपए ही मुझे इसके मिल पाएंगे, लेकिन राजा ने तो पूरा खजाना ही खोल दिया मेरे लिए। यह तो मेरे लिए एक ऐसा अवसर है जिससे मैं 1 मिनट में अपनी पूरी गरीबी, अपनी पूरी दीनता को समाप्त कर सकता हूँ। मेरा जीवन एक ऐसा जीवन होगा जिसके बारे में मैंने अभी तक कल्पना भी नहीं की हो। यह सोच ही विचार रहा था कि कितना पैसे, कितने मुद्राएं मैं राजा से मांगूं। सहसा देखता है कि राजा के वजीर का रथ भी चला आ रहा है, और वजीर आगे बढ़ कर के कहते हैं, सम्राट आप बीच में ना पड़िए, क्योंकि आपका भगवान बुद्ध से मिलना, महात्मा बुद्ध से मिलना एक औपचारिकता मात्र है। इस आपके राज्य में आए हैं इसलिए आपको मिलना ही चाहिए, लेकिन मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका अनुयायी हूँ। अतः इस पुष्प पर, इस कमल पर पहला स्थान या पहला अधिकार मेरा है। और वह कहते हैं, सुदास जितना चाहो उतना तुम स्वर्ण मुद्राएं मुझसे मांग सकते हो। 100, 200, 400, 500 तक की स्वर्ण मुद्राएं मैं तुमको इस कमल के लिए देने के लिए तैयार हूँ। येसुदास सोच ही रहा था कि आखिर क्या है इस कमल में, ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी विशेषता इस कमल में है कि राजा और वजीर अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए लालायित हैं। उसके दिमाग में आया, क्यों ना 500 मुद्राएं ले ली जाए, क्यों ना 1000 मुद्राएं मांग ली जाए। लेकिन तभी उसने देखा कि एक और सेठ, जो कि उस राज्य के सबसे बड़े सेठ थे, सबसे बड़े आज के शब्दों में कहा जाए पूंजीपति थे, उनका भी रथ चला आ रहा है। वह कहते हैं, महाराज इस पुष्प पर, इस कमल पर, इस पुंडरीक पर प्रथम अधिकार मेरा है। मैं बहुत बड़ा शिष्य हूँ महात्मा बुद्ध का, और जितना चाहो उतनी मुद्राएं तुम मुझसे मांग सकते हो। वह सेठ कोई साधारण सेठ न था,
वह पूरे राज्य का सबसे धनी व्यक्ति था। राजा को भी जब धनकोष की आवश्यकता होती थी, जब राजकोष खाली होता था, जब ऋण की आवश्यकता होती थी, अन्य राजाओं को भी, आसपास के सम्राट को भी जब धन की आवश्यकता होती थी, तो उस सेठ के यहाँ जाकर के उधार मांगते थे, ऋण लेते थे। अब उस अपार संपत्ति के मालिक, उस सेठ जिस यहाँ पर मुद्राएं गिनी नहीं जाती थी, उन्हें फावड़े से तराजू में भर के तौला जाता था और बोरों में रखा जाता था। अरबों लाखों करोड़ों उसके पास मुद्राएं थी। यह व्यक्ति आकर कहता है, सुदास जितना चाहो उतना मुद्राएं मांग सकते हो तुम, 1 लाख मुद्राएं, 1.5 लाख मुद्राएं, जितना हो सके तुम मुंह तो खोलो, मैं इस पुष्प के लिए तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। सुदास सोच में पड़ गया, कितनी मुद्राएं मांगी जाए? 1 लाख, 2 लाख। फिर उसके मन में सहसा वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए। उसने कहा, मुझे नहीं बेचना है पुष्प, मुझे नहीं बेचना अपना कमल। सेठ आश्चर्यचकित रह गया। कहा, सुदास तुम्हें मुद्रा की आवश्यकता है, तुम 5 लाख मुद्राएं भी मुझसे ले सकते हो। उसने कहा कि सेठ, आप किसी को 1 मुद्रा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं मुफ्त में। आज मुझे 5 लाख मुद्राएं आप देने के लिए लालायित हैं, तत्पर हैं। अवश्य इस पुष्प में कोई बात होगी, अवश्य इस पुष्प में कोई ऐसी राज है कि जिस पर इतने लोग, राजा, वजीर और आप जैसा सेठ व्यक्ति देने के लिए मुद्राएं तैयार है। मैं इस पुष्प को खुद अर्पित करूंगा महात्मा बुद्ध के चरणों में और खुद उस पुण्य का भागी बनना चाहूँगा जिसके लिए आप लोग लालायित हैं। सुदास का यह फैसला आसान न था। जो व्यक्ति अपने रोजी रोटी के लिए दूसरों के जूते सिलता था, गरीबी से बमुश्किल जीवन जीता था, परिवार, पूरे समाज से बहिष्कृत जीवन जीता था, जिसे पानी तक नहीं पूछा जाता था, उसे अपने सरोवर से खुद पानी प्राप्त करना पड़ता था, उसका इतना बड़ा त्याग वाकई सबके लिए आश्चर्य की बात थी। जब वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है और उस पुष्प को अर्पित करता है तो उसके अंदर असीम आनंद, असीम परमानंद का प्राप्ति अनुभूति होती है। और अपने उपदेश के दौरान महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ इस बात का जिक्र करते हैं कि आज जो पुण्य, आज जो महात्म, आज जो स्थान सुदास ने प्राप्त किया, उसे एक सम्राट अपने शास्त्रों जीवन में नहीं प्राप्त कर सकता है। उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कितने भी जीवन लगा दिए जाए छोटे हैं। आज सुदास ने जो सौदा किया है वह इस धरती के सर्वोच्च और सबसे पवित्र सौदों में से एक है। सुदास ने सहसा खड़े होकर के भगवान बुद्ध से कहा, मैंने अपने जीवन का एक बहुमूल्य पुष्प जिसको बेच करके मैं अपनी पूरा जीवन वैभव यश के साथ जी सकता था, उसे आपके चरणों में अर्पित कर चुका हूँ। यदि एक पुष्प की कीमत आपके गुजरने से इतना ज़्यादा हो जाती है, जिस रास्ते से आप गुजरते हैं वहाँ के सरोवर में खिले हुए पुष्प की इतनी कीमत है, तो क्यों न मैं अपना पूरा जीवन ही आपके चरणों में समर्पित कर दूँ। मेरी भी कीमत हो जाएगी, मैं बहुमूल्य नहीं, मैं अमूल्य हो जाऊँगा। और उसने धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का अनुसरण करते हुए भगवान बुद्ध का भिक्षु बन गया। भगवान बुद्ध का भिक्षु बन उसने सारा जीवन भगवान बुद्ध के साथ बिताया और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी अनुकरणीय है, उदाहरणीय है। दोस्तों, इसीलिए मुझे बुद्ध पसंद आते हैं, इसलिए मैं बुद्ध का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, क्योंकि उनकी नज़र में सब बराबर थे। चाहे वह सम्राट हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंग हो, चाहे वह सेठ हो और चाहे वह विपन्न हो, चाहे वह कितना भी बड़ा भिखारी हो, उनकी नज़रों में उन्हें जो सुख प्राप्त होता था एक गरीब की कुटिया में, वही आनंद उन्हें प्राप्त होता था। अजात शत्रु की अट्टालिकाओं में वही उन्हें आनंद प्राप्त होता था, सुख प्राप्त होता था। प्रसेनजीत जैसे राजाओं के सानिध्य में उनके साथ सब बराबर थे उनकी नज़र में। और यदि हम इन बुद्ध की बात को, इस महात्मा बुद्ध की इनकी बात पर चलने का प्रयास करें तो मैं आज की भी बात करता हूँ, हमारा देश परम वैभवशाली पुनः अपनी शक्ति को प्राप्त कर जाएगा। और यदि इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा अपने तरफ से, यदि हम
बुद्ध की शिक्षाओं को और चाणक्य की कूटनीति को एक साथ समाहित करते हैं, एक साथ लेकर के चलते हैं, तो इस देश में पुनः मौर्य साम्राज्य जैसा अब तक का सबसे विशाल, सबसे संपन्न, सबसे धनवान और सबसे मजबूत साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। इस बात को कहते समय मुझे थोड़ी भी हिचक नहीं हो रही है कि कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य के वैभव में जहां आचार्य चाणक्य की कूटनीति ने अपना सबसे बड़ा रोल अदा किया, वहीं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भगवान बुद्ध ने भी साथ दिया, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने भी साथ दिया। क्योंकि आज हम जो महान अशोक की बात करते हैं, सम्राट अशोक की बात करते हैं, धम्म अशोक की बात करते हैं, वह इस पूरे विश्व में अद्भुत थे, अद्वितीय थे। और उसमें क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि बुद्ध की शिक्षाओं का योगदान नहीं था? उनकी नज़र में ऊंच नीच नहीं था, जाति व्यवस्था नहीं थी। वह सम्राट अशोक जो अपने को देव नाम प्रिय कहता था, जनता का पिता कहता था, और अपनी सभा को, अपनी प्रजा को अपने पुत्रवत प्रेम करता था, तब हमारा देश एकजुट हुआ था, मजबूत हुआ था, और दुनिया में किसी शक्ति के पास इतना साहस नहीं था कि वो हमारे देश के सामने खड़ी हो सके। लेकिन बाद में क्या हुआ? हमने अपने समाज को, अपने देश को, अपने लोगों को, अपने ही जनता को वर्गों में बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बांटना तो कुछ हद तक उचित भी कहा जा सकता है, लेकिन जब इस पे जन्म का ठप्पा लगा दिया गया कि किसी नीच जान में, किसी नीचे कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति नीचे ही होता है, तो कहीं न कहीं हमारे देश में गुलामी के रास्ते स्वतः प्रशस्त करने प्रारंभ कर दिए। हमने एक समाज को इस प्रकार से अलग कर दिया जिसे को नृप होय हमें कहानी कि विचार उस समाज में पैदा होने लगा कि कोई भी राजा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वह यवन हो, चाहे ईरानी हो, चाहे तुरानी हो, चाहे शक हो, चाहे कुषाण हो, चाहे वह अंग्रेज हो, हमें तो वैसे ही जीवन जीना है। हमारे जीवन में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। हमें एक यदि वाकई में इस देश को एकजुट करना है तो इस जाति के जंजीरों को, इस जाति के बेड़ियों को तोड़ना होगा, एकजुट भारत बनाना होगा। आज जो हमारा देश विभिन्न तबकों में बटा हुआ है, विभिन्न जातियों संप्रदायों में बटा हुआ है, उससे हमें निकलना ही होगा। नहीं तो जो आज की परिस्थितियां हैं दोस्तों, एक तरफ हमने अपने से ही एक दुश्मन को जन्म दिया पाकिस्तान के रूप में, और दूसरा जो स्वतः से ही स्वाभाविक रूप से हमारा दुश्मन है चीन। इनके कुचक्र में हम फंसते जाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा आंतरिक उन्माद को नियंत्रित करने में और इन बाह्य आताताइयों और धृष्ट लोगों के विरुद्ध में खत्म होगा। तो हमें अपने आंतरिक एकता को मजबूत करना होगा। यदि हम धर्म की बात करें तो आज हम धर्मों में भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ये मुस्लिम है देश प्रेमी नहीं हो सकता है, ये हिंदू है यह मुसलमानों को प्रेम नहीं कर सकता है। इस तरीके की जो बातें आती हैं उससे कहीं न कहीं हमारी एकजुटता प्रभावित होती है, हमारी एकता प्रभावित होती है। आज कल का मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, निर्णय तो नहीं कहा जाएगा, एक हियरिंग के दौरान एक कमेंट किया था कि जिस प्रकार की बातें इस देश में चलाई जा रही हैं वह देश को कहीं न कहीं पीछे ले जाती हैं। साथियों, हमें इन सब बातों से दूर होना होगा। और जो हम एक उदाहरण से, एक अफवाह का उदाहरण ही देते हैं कि अभी एक चैनल ने, एक न्यूज़ चैनल ने एक हैशटैग चलाया जिहाद यूपीएससी, लेकिन 2019 के जो रिजल्ट आए हैं यूपीएससी के, उसमें 839 कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें 42 मुस्लिम हैं। कहने का मतलब है 5% से भी आसपास। लेकिन पूरे देश में मुस्लिम की आबादी लगभग 17 से 18% है। और इस प्रकार से प्रोपेगेंडा पैदा किया जा रहा है कि पूरे देश की व्यवस्था पर मुस्लिम कब्जा कर लेंगे।
इसी प्रकार से हम अपने जातियों में भी देश को बांटते हैं। हम इस आज की आईटी के युग में, आज के टेक्नोलॉजी के युग में क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इसी में उलझ के रह जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि सच्चाई क्या है। हम अपना एक प्रेजुडिस पहले ही निर्धारित कर लिए होते हैं कि यदि हम मोदी विरोधी हैं तो मोदी के सारे काम गलत हैं, यदि हम मोदी समर्थक हैं तो मोदी के सारे काम सही हैं। हमें इनसे दूर होना होगा। यदि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, यदि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं हैं, तो आपको राष्ट्र के बारे में सोचना होगा, आपको हर नीतियों के बारे में सोचना होगा जो देश को आगे ले जाने में मदद करती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस देश को एकजुट करके रखना होगा। नहीं तो जो देश म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान तक हुआ करता था, हिमालय से लेकर के श्रीलंका तक हुआ करता था सिंघल राज्य के रूप में, वह जिस प्रकार से टूटा है, अभी और भी टुकड़े संभावित हैं यदि हम इसी प्रकार से आपसी उन्माद में उलझे रहे तो। मैं मानता हूं कि किसी समाज, कुछ लोग गंदे हो सकते हैं, कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत पूरे समाज को दोषों आरोपित करके नहीं पूरी की जा सकती है। साथियों, हमें इस देश को यदि आगे ले जाना है तो उन लोगों को अलग करना होगा, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा जो देश विरोधी हैं। उसमें किसी मजहब का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो पूरा मजहब नहीं हो सकता है। हमें अच्छे लोगों को उसी प्रकार से प्रमोट करना होगा, उन्हें उन स्थानों पर पहुंचाना होगा जिसके वो लायक हैं। और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी संवैधानिक संस्था हो, कोई भी कानूनी इदारा हो, उसमें अच्छे लोगों को मौका देना होगा। तटस्थ, ईमानदार, मेहनती, कर्मठ लोगों को आगे ले जाना होगा। नहीं तो हम सिर्फ मीडिया के न्यूज़ में चाइना चाइना, पाकिस्तान पाकिस्तान करने से काम नहीं चलने वाला है। और दुनिया की कोई ताकत बिना अपने लाभ के आपके देश की मदद के लिए नहीं आएगी, चाहे वह यूएसए हो, चाहे कोई और भी देश। जब उसको लाभ नज़र आएगा तभी वो आपके साथ जुड़ेगी। और यदि आपको अपने लाभ के स्तर को बढ़ाना है तो अपनी एकजुटता को भी बढ़ाना होगा, अपने विघटनकारी सोच को कम करना होगा। या यूँ कहा जाए गणित की भाषा में कि यदि हमें अपने दुनिया को लाभ देने लायक बनाना है तो आपसी विघटनकारी सोच को कम करना होगा। और साथ ही साथ एकजुट होगा, जिसको मैं बार बार कहता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि हमें अपने राजनीतिक सुधार में, जो सारी व्यवस्था की गंगोत्री होती है, उसमें सुधार करना होगा। अच्छे कैंडिडेट को चुनना होगा। हमारा जो लोकतंत्र है वह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसे कहा जाता है संसदीय लोकतंत्र। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं। हमें अच्छे सांसद को चुनना होगा। यदि हम एक अच्छे सांसद को चुनते हैं, उसको लोकसभा में भेजते हैं, तो निश्चित रूप से जो शीर्ष पर बैठा हुआ नेतृत्व है उसमें भी सुधार होगा। और इसकी प्रारंभ कहीं न कहीं हमसे होगी, आपसे होगी। तो अपने निजी दुराग्रहों को, अपने निजी पूर्वाग्रहों से दूर होइए। इस देश के लिए, इस समाज के लिए एकजुट होइए और पूरे दुनिया को संदेश दीजिए कि हिंदुस्तान एक है और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो इस गुलसिता को और खूबसूरत बनाइए और ढेर सारे फूलों को यहाँ मौका दीजिए पुष्पित पल्लवित होने का। इन्हीं बातों के साथ और इसी विश्वास के साथ शायद मेरी वीडियो, शायद मेरी बातें आपको कुछ असर करती हों, आपको पसंद आती हों। तो एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, मेरी इस प्रयास को, मेरी इस मेहनत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ज़रूरत है देश में एकजुटता की, नहीं तो चारों तरफ विघटनकारी शक्तियाँ फैली हुई हैं। और चाइना भी तो हमारे देश में चाहेगा ही कि हमारी विघटनकारी शक्तियों को मजबूती मिले। तो यदि इस देश को एकजुट रखना है तो एक साथ चलो, मिलजुल कर चलो, आगे बढ़ो। इन्हीं बातों के साथ मैं रसल रघुवंशी आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले रविवार एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और प्रयास करूंगा कुछ नई जानकारियां आपको पहुंचाई जाएं और कुछ ऐसी बातें जो आप भूल गए हैं उनको आपको याद दिलाया जाए। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।